प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के। हम लोग चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने अलग अलग वीडियोज में ये चर्चा कर ली थी कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस, मेगा स्पोरोजेंसिस, उसके बाद हमने पॉलिनेशन पे डिस्कस किया और फिर उसके बाद आज की जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की वो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के साथ ही साथ यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता। अब मेरे पास प्रैक्टिस कराने का दो मेथड है। एक मेथड है कि क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस करा दिया जाए, एक मेथड है टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस करा दिया जाए। देखिए, जब टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हमारी पूरी एनसीईआरटी आ जाएगी, उसमें छोटे छोटे प्रश्न आ जाएंगे और उन प्रश्नों के आंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम पेपर करने बैठते हैं ना, तो वो पेपर में क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग समझना जरूरी है। तो मैं क्वेश्चन बेस्ड प्लस इसको एनसीईआरटी बेस्ड दोनों को मैच करा करके आपका एक पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, जो पीडीएफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ी सी बात उसके लिए कर लूं, फिर इसके बाद इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा। प्रिपरेशन का एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर प्रिपरेशन करेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने एनसीईआरटी साल भर पढ़ रखी है। ठीक, मेरी बात समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने एनसीईआरटी साल भर पढ़ रखी, साल भर में मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी, उसका नोट्स बनाया, उसको कई बार रिवाइज किया, ये काम हम कर चुके हैं। अब मामला एक, जब हम पेपर देने बैठते हैं तो पेपर में पता चला प्रश्न ऐसा आता है, उसकी फॉर्मेटिंग ऐसी होती है को हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसका करना क्या है। अब ऐसी स्थिति में हम उसका आंसर राइट नहीं कर पाते, उस चीजों को कर नहीं पाते। मैं आपको बताऊं मैं किस तरह से प्रिपेयर किया हूं, उस स्लाइड को मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। अभी कुछ प्रश्न हुए हैं, कुछ प्रश्न आपके बाकी हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं यहां से, ये क्या नाम है, पॉलिनेशन वाले पे मैंने किया था। तो मैंने एक उदाहरण लिया यहां से, जैसे प्रश्न पूछा गया है आपके, क्या नाम है, यहाँ पे कहा गया प्रश्न, ये प्रश्न आपका पूछा गया था ये 3 नंबर में सीबीएसई 2023 में। तो ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि ड्राई बेल लेबल डायग्राम ऑफ एलियस ऑफ द पिस्टिल शोइंग टू द पासिंग ऑफ द ग्रोइंग ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द डेस्टिनेशन। और उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया, ड्राई एलियस ऑफ द पिस्टिल शो द पॉलन ट्यूब एंटरिंग इनटू द एम्ब्रियो सैक। अब हुआ क्या कि हमें ये तो ठीक है पॉलिनेशन। अब अगर मैं इसी के पहले एक प्रश्न और लगा लूं कि जो है पॉलिनेशन के एजेंट कौन है, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के एजेंट बता दीजिए। बेलिस्नेरिया में एक प्रश्न पूछा गया है 2020 में, 2019 में, 16 में, कि बेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन किस टाइप का होता है। और हमने वाटर हाइसेंथ को इसी में जोड़ लिया है। आर्टिफिशियल वाला एक प्रश्न पूछा गया आपका कि ये प्रश्न है 2020 में पूछा गया, मेंशन द एडवांटेज ऑफ इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग ऑफ द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन द प्लांट बेरिंग यूनिसेक्सुअल एंड द बाइसेक्सुअल। अब ये 8-10 प्रश्न जो है, जो मेजर प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में पूछेंगे, इन सभी प्रश्नों को मैं एक साथ रख लूं और इन सभी प्रश्नों का आंसर मैं एनसीईआरटी बेस्ड पे निकाल लूं। फिर वो एनसीईआरटी से उनके आंसर को मैं मैच करा दूं कलर वाइज की, ये कलर उसका है, ये कलर उसका है। तो इससे क्या होगा, हमारी चीजें आसान हो जाएंगी, उन प्रश्नों का आंसर। अच्छा, टॉपिक हमें पढ़ना है पॉलिनेशन और हमारे प्रश्न सब तैयार हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह की कुछ फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, वो वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। आप देखिएगा कि अगर आपको लगेगा अच्छा है तो ठीक बताइएगा, नहीं तो अगले चैप्टर से क्वेश्चन आंसर सीरीज पे हम लोग कर लेंगे। ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस अलग से होगी चैप्टर वाइज, जो मैं आपका तैयार कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 15 एमसीक्यू के मॉडल पेपर है, 16-16 प्रश्न के, यानी 15 मान लीजिए 15-15 के, तो 225 क्वेश्चन उसके हैं। बाकी चैप्टर वाइज 50-50 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है 13-5 65 650 प्रश्न, लगभग 1000 एमसीक्यू के प्रश्न है। और एसर्शन रीजन के आप मान चलिए लगभग हर चैप्टर से 10-10 प्रश्न मान लीजिए, तो 130 एसर्शन रीजन के प्रश्न है। बेरिस आर्ट के आपके कम से कम जो है सब चैप्टर से मान चलिए 15-15 10-10 क्वेश्चन, तो लगभग 150 प्रश्न इसके हैं। तो इस तरह से पूरी फॉर्मेटिंग है, उन छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हर एक प्रश्न को हमें कवर करना है और पहुंचना है। जो लॉन्ग के प्रश्न है, उन लॉन्ग के प्रश्नों को हमें इस फॉर्मेटिंग से करना है। ये है अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी। बाकी हम लोग अपने मैटर पे आते हैं। जो मैटर हमारे सामने है, जिसपे हमें पढ़ना है, ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है ये दिया गया। पहला देखिए, इसमें पढ़ना क्या क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर टाइप है, सेलुलर टाइप है और हेलोबियल टाइप है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट है, डाइकाट में एपिकार्टिलिडन क्या है, हाइपोकार्टिलिडन, मोनोकाट में कार्टिलिडन, स्केटुलम में क्या क्या है, एपिकार्टिलिडन, कोलेप्टाइल और कोलराइजा के बारे में पढ़ना है। मैच्योर ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ द ओव्यूल इनटू सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड और एल्बुमिनस सीड। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ द एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियनी।
इतनी टॉपिक हमारी बची हुई हैं, इन टॉपिक को डिस्कस करना है और मुझे लगता है सब मिला जुला करके 25 से 30 मिनट का वीडियो, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम लोग इसको कर लेंगे। पीछे हमने पॉलिनेशन कराया, फर्टिलाइजेशन कराया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सिनर्जिड पोल पे पाए जाने वाला हमारा एग सेल है वह फर्टिलाइज हो गया है, फर्टिलाइज होकर के जाइगोट में कन्वर्ट हो गया है। जो पोलर रीजन पे पाए जाने वाले यानी जो न्यूक्लियर पोर थे, यानी जो पोलर सेल थी, तो पोलर न्यूक्लियस थे, वो पोलर न्यूक्लियस जो है किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो पोलर न्यूक्लियस जो है वो PEN में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे दिया गया, पहला देखिए, कह रहा है कि इसमें जो PEN तैयार हुआ है वो क्या काम करेगा, इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा। अब आप बताइए कि जो है सीड का फॉर्मेशन और फ्रूट का फॉर्मेशन कहां से होता है। जो ओवरी है, ओवरी किसका फॉर्मेशन कर लेती है, फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। और जो क्या नाम है, ओव्यूल है, ओव्यूल से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे पास एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है और किसका डेवलपमेंट हो जाता है, हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, यानी इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। यह डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बार बार सेल और न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करके एक नए फॉर्मेशन में आ रहे हैं। कैसे होगा, एक एक चीजों को पढ़ेंगे, यहाँ पे सभी हेडिंग लिखी गई, इनके बारे में चर्चा करने वाले। ठीक, दूसरा हमें क्या पढ़ना, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। ओव्यूल और सीड का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो ये एम्ब्रियो हो गया, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल एंड सीड ये कहीं होगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद तीसरी पढ़ना है कि मेंशन ऑफ द ओवरी इनटू फ्रूट, ये ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना ये, और ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट होना ये पढ़ना है हमें। कह रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इन तीनों घटनाओं को जोड़ दें। कौन कौन सी, पहली घटना है आपका एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये पहली। दूसरा एविडेंस है मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल एंड सीड, और तीसरा है मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। ये तीन घटनाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमारा जो है क्या हो जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाता है। इस इवेंट में जो फ्लावर के पार्ट होते हैं, मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूं, जो फ्लावर के पार्ट होते हैं वो फ्लावर के पार्ट में कुछ चेंज आ जाता है। जैसे आप देखिए लाइन दिया गया है कि सेपल फॉल डाउन आर परसिस्ट इन फ्यू। कुछ में सेपल जो होते हैं, जो ग्रीन कलर का था, वह या तो सूख के गिर जाता है, या कुछ ऐसी स्पीसीज होती है कुकुम्बर की कि उसमें वो चिपका रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा टोमेटो में, ब्रिंजल्स में जो सेपल्स हैं वो लगे रह जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें वो लाइफ टाइम के लिए परसिस्ट होता है, उसके साथ जुड़ा रह जाता है। कद्दू में देखे होंगे ना, जुड़ा रह जाता है, नहीं कद्दू में बाद में अलग हो जाता है, लेकिन शुरुआत में जुड़ा रहता है। ठीक, इसमें सबसे अच्छा बैगन है, बैगन में टमाटर देखे होंगे ना कि वो सेपल्स उसमें जुड़े रह जाते हैं। तो कुछ में तो जुड़े रह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जैसे मैंगो है उसमें नहीं रहते हैं, वो तुरंत सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। कटहल है, गिर जाते हैं। तो बहुत से ऐसी स्पीसीज हैं जहां पे ये जो सेपल्स हैं वो सूख के गिर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो सेपल्स फ्रूट्स के साथ जुड़े रह जाते हैं। पेटल, स्टामेन, स्टिग्मा एंड स्टाइल फॉल डाउन, ये तीनों क्या होते हैं, गिर जाते हैं। पेटल जो पंखुड़ी का हिस्सा है, स्टिग्मा, स्टाइल यानी ओवरी वाला जो हिस्सा है, ये सभी या तो सूख जाते हैं या तो कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरी के अलावा दोनों हिस्से स्टिग्मा और स्टाइल सूख जाते हैं, और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। पीछे बताया गया आपको। ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगला, सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल डीजेनरेटेड। जो न्यूक्लियस में हमारे पास दो सेल थी, जो ये हमारे ओव्यूल में दो सेल थी, यहाँ पे एक हिस्सा था और एक हिस्सा इधर था। ठीक, तो इस हिस्से को हम लोग क्या कहते थे, सिनर्जिड। इन सेलों को क्या कहा जाता है, सिनर्जिड। और इसे फिलीफॉर्म अपरेटस, और इसको एग सेल। ठीक, एग सेल, सिनर्जिड, सिनर्जिड। ठीक, और इसको एडी है सिनर्जिड, और इसको फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक, इसको क्या कहते थे, ये चलाजा रीजन है, चलाजा रीजन है, इसे एंटीपोडल सेल कहते थे। तो कह रहा है एंटीपोडल सेल हो चाहे सिनर्जिड के सेल हो, ये सभी, चूंकि ये तो फर्टिलाइजेशन में चला गया और ये पोलर न्यूक्लियाई ये दोनों PEN बना ली, तो ये तो रह जाएगा, लेकिन ये दोनों डिजेनरेट हो जाएंगी और ये तीनों क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया होती है। कह रहा है कि जो इसमें अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से, सिनर्जिड है और एंटीपोडल सेल है, ये दोनों सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल डिजेनरेट हो जाते हैं। सेंट्रल सेल बिकम एंडोस्पर्म, जो सेंट्रल सेल है जिसे हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं,
ये पीईएन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से जाना भी जाता है। और ये या तो परसिस्ट रहता है यानी पूरी लाइफ रह सकता है, या तो अपने फूजन को ये कंज्यूम कर लेता है। कैसे अभी आगे पढ़ेंगे, एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस में बताएंगे। पहले टॉपिक पाते हैं डेवलपमेंट ऑफ द इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। कह रहा है कि ये 3 तरह का हो सकता है। पहला है न्यूक्लियर टाइप का हो सकता है, सेलुलर टाइप का हो सकता है, हेलोबियल टाइप का हो सकता है। होता क्या है इन न्यूक्लियर टाइप में क्या होगा, देखिए कह रहा है कि विच इज ए कॉमन मेथड द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी जो पीईएन है यह एक कॉमन मेथड है। जो पीईएन है ये बार बार माइटोटिक डिवीजन करेगा, और इतना डिवीजन करेगा कि मल्टी न्यूक्लियर सेल बना लेगा। बहुत सारी न्यूक्लियस की सेलें हो जाएंगी, यहाँ पे बहुत से न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो कह रहा है कि बार बार डिवाइड करता है पीईएन, अंडरगोज रिपीटिंग माइटोटिक डिवीजन, बार बार डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड करके क्या बना रहा है, विदाउट साइटोकाइनेसिस। हाँ ये डिवाइड तो करता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती। 2 तरह की चीजें पढ़े होंगे 11th में, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस ये उसमें मदद करेगा ये टॉपिक आपको। किसमें, जल्दी बताइए किसमें आपको मदद करने वाला है, जब आप इसका एसर्शन रीजन करेंगे। तो कह रहा है कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। साइटोकाइनेसिस होगी सेल का डिवीजन हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होती, याद रखिएगा। कह रहा है कि जो न्यूक्लियर टाइप का होता है इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती लेकिन कैरियोकाइनेसिस होती है, जिससे बहुत से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस होती है जिसके लिए जितने भी न्यूक्लियस बनते हैं उसमें क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है, ठीक है। तो कह रहा बार बार डिवाइड करता है और एक ऐसा स्टेज आता है कि यह पूरा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से भर जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहां देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा है। जल्दी बताइए कहां पे देखा है। तो आपके वो जो पानी होता है नारियल के अंदर वो किसका होता है, फ्री न्यूक्लियस ही होता है। तो पीईएन का फ्री न्यूक्लियर स्टेज ही होती है। तो ये आपने देखा हुआ है। नंबर 2 पे आते हैं, इन सेलुलर टाइप में क्या होगा। कह रहा सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। कह रहा कि इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी साइटोकाइनेसिस हो जाती है, सेल वॉल बनने लगती है, जिसकी वजह से सेलुलर मास का डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी सेलुलर स्ट्रक्चर आ जाएंगे। और जब सेलुलर स्ट्रक्चर आ जाएंगे तो कह रहा द नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई फाउंड बिफोर द सेलुलराइजेशन वेरी ग्रेटली। इट इज दैट इज कोकोनट द वाटर ऑफ द फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। कोकोनट का जो वाटर है वो फ्री इंडोस्पर्म है, जबकि जो सराउंडिंग क्रेनल है, जो कर्नेल है, जो गिरी जो है वह गिरी क्या है, वह आपका सेलुलर इंडोस्पर्म है। तो एक ही में दोनों आपको मिल जाएंगे। कह रहा है कि जो वाटर है वो क्या है आपका वाटर न्यूक्लियर टाइप का हो गया, और जो सेलुलर डेवलपमेंट में है वो क्या है, कर्नेल है, जो वो आपका दूसरा हो जाता है। कौन सा, ये कर्नेल जो है ये आपका सेलुलर इंडोस्पर्म है। हेलोबियल क्या होता है ये देखिए। कह रहा है हेलोबियल इंडोस्पर्म में जो फॉर्मेशन है 1/2 ऑफ द इंडोस्पर्म इज न्यूक्लियर टाइप। आधा इंडोस्पर्म न्यूक्लियर टाइप होता है, जबकि आधा इंडोस्पर्म किस तरह का होता है, सेलुलर टाइप का होता है। तो ये क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़िए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो दूसरी टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कह रहा फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, occurs when the certain amount of endosperm is formed, become endosperm provided to the nourishment of the embryo development। कह रहा जो नरिशमेंट के लिए पीईएन है यह एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिएंट देता है, जिससे इंडोस्पर्म का से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है। उसी न्यूट्रिएंट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो बार बार सेल डिवाइड करेगी और एक स्ट्रक्चर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे सेल का फॉर्मेशन होता जाएगा और एक स्ट्रक्चर आता जाएगा। और किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता जाता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का प्रश्न भी पूछा गया है। मान लीजिए स्ट्रक्चर हमने बनाया नहीं है, मैं आपको बता देता हूं अलग अलग स्ट्रक्चर का एम्ब्रियो शेप बनता है। जैसे जाइगोट डिवाइड बाय द माइटोसिस टू फॉर्म प्रो एम्ब्रियो। कह रहा जाइगोट डिवाइड करता है और किसका, यही जाइगोट बनाएगा। एक जब ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन कर लेता है, जाइगोट का। कह रहा है भैया जाइगोट बार बार डिवाइड करेगा, बार बार जाइगोट डिवाइड करेगा और डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रो एम्ब्रियो का। जब इसमें डिवीजन होगा तो डिवीजन होने के बाद प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है।
एम्ब्रियो का। कह रहा प्रो एम्ब्रियो बन गया। ये जो प्रो एम्ब्रियो बना, दिस रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबुलर, इसकी वजह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आ जाता है। आपने डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आ जाएगा। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के बाद जो है अगला स्ट्रक्चर हार्ट शेप आ जाएगा, हार्ट के जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। हार्ट के बाद जो है एम्ब्रियो, और फाइनली ये किसका हो जाता है, हार्सो शेप का हो जाता है, और ये मेच्योर एम्ब्रियो में आ जाते हैं जिसमें कार्टिलिडन्स पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। कह रहा है डाइकाट एम्ब्रियो का अगर बात करें तो डाइकाट एम्ब्रियो जो होता है कंसिस्ट ऑफ 2 कार्टिलिडन। डाइकाट में कितने कार्टिलिडन होते हैं, 2 कार्टिलिडन। 11th में पढ़ के आए हैं, आसान सी भाषा है। डाइकाट में कितने कार्टिलिडन, 2। अगर सीट कोट को हटा दिया जाए तो उसमें से 2 दालें निकलती हैं, तो डाइकाट में 2 कार्टिलिडन पाए जाते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाती है। और इसी के साथ साथ क्या पाया जाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाती है। देखिए, ठीक है। तो कह रहा है डाइकाट में 2 कार्टिलिडन और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। हमारा काम ये रिवीजन बैच, मैं जब आपको यूपी बोर्ड में मैं पढ़ाया था, यूपी बोर्ड का पेड बैच मैंने भेजा था, उस समय मैं पढ़ाया था, तो यही टॉपिक मैं 3 दिन में खत्म किया था। ठीक, पहले एक दिन में पूरा हिस्सा ये खत्म किया था, दूसरे दिन में ये खत्म हुआ था, तीसरे दिन में ये हिस्सा खत्म हुआ था, एपोमिक्सिस और ये वाला। तो 3 टॉपिक में खत्म हुआ था। मुझे लगता था वो पूरे वीडियोज का अगर एवरेज निकालने तो लगभग 2.5 आवर मान चलिए, उतना घंटा लग गया था। हमें 2.5 घंटे लगभग लग गए थे तीनों वीडियो का एवरेज। वहां एक एक चीजें सिखानी थी, शुरुआत था, पहली बार पढ़ रहे थे, हम रिवीजन कर रहे हैं। अगर हम उतना बेस पे चलेंगे, उतना नीचे चलेंगे, उतना स्लोली चलेंगे, तो ये कोर्स कई साल में नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि साल भर का समय चाहिए। हमने 60 दिन ही डिसाइड किए, इसमें हमें खत्म करना है। तो हम तेजी के साथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। इसीलिए मैंने स्टार्ट नोट के माध्यम से आपको मैं एक किताब बता देता हूं, उस किताब को भी आप ले लीजिए। मैं तो उसी से कुछ सहायता लेकर के, अरिहंत का आता है ना जो चैप्टर वाइज, उसी से कुछ हेल्प लेकर के मैं आपको ये हेडिंग सब उसी से लिखी गई है। ठीक है, बाकी उसके अंदर का कॉन्सेप्ट तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन सब कुछ लिखा वहीं से गया है। एनसीईआरटी बेस्ड पे है पूरी किताब, तो उसे आप चाहे मार्केट से ले सकते हैं, वो आपकी अपनी स्वेच्छा है। नहीं लेना चाहते हैं तो भी यहाँ सभी हेडिंग लिखी गई हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, उसका प्री IQ करवा दूंगा, तो आपके लिए लाभ है। लेकिन अगर आप ले लेंगे तो आप अपना जो चैप्टर चाहेंगे उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, बहुत महंगी नहीं है, नॉर्मल है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलें आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, हाँ। तो आप देखते रहिए, बहुत समय नहीं देना है, बस चीजों को बस एक बार रिकॉल करना है, चूंकि आपको सब आ रहा है, मैं जान रहा हूँ। बस आपने उन चीजों को, वो मेरा काम इस समय कौन सा है, वो जो जैसे हनुमान जी जा रहे थे ना, तो वो उनको सब लोग विनती कर रहे थे कि हनुमान जी की चेतना याद दिला रहे थे। उनके पास शक्ति थी लेकिन वो समुद्र पार करने से डर रहे थे। फिर उन्हें याद आया, अच्छा ये तो बहुत शक्तिशाली हूं, मैं हूं पहले से। तो ऐसे आपकी शक्तियां खो गई हैं, मैं वही काम कर रहा हूं, आपकी शक्तियों को दोबारा से याद दिला रहा हूं कि तुम शक्तिमान हो, तुम कर सकते हो। तो वही काम मैं कर रहा हूं। तो अपनी शक्तियों पे भरोसा रखिए, और पढ़े हो बस रिकॉल करना है तो एक बार रिकॉल करिए तेजी से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे डाइकाट में कितने कार्टिलिडन होते हैं, 2 कार्टिलिडन होते हैं, और एक उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा जहां पे रेडिकल होंगे और प्लूमोल होंगे। क्योंकि एम्ब्रियोनल एक्सिस ही तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो रेडिकल और प्लूमोल का पाया जाना। रेडिकल रूट का डेवलपमेंट करता है, प्लूमोल शूट का डेवलपमेंट करता है। यहाँ पे वो चीजें लिखी गई हैं। तो डाइकाट में 2 चीजें पाई जाती हैं, एपिकार्टिलिडन पाया जाता है और हाइपोकार्टिलिडन पाया जाता है। ठीक है, अब एपिकार्टिलिडन को हम लोग क्या कहते हैं, कह रहा है जब एम्ब्रियोनल एक्सिस से क्या बने, प्लूमोल का फॉर्मेशन हो। किसका, प्लूमोल का फॉर्मेशन हो, प्लूमोल का फॉर्मेशन हो, तो इससे सूट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, सूट का डेवलपमेंट होता है, और इससे हम लोग क्या कहते हैं, एपिकार्टिलिड, क्या कहते हैं, एपिकोटाइड। कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह हिस्सा, एनसीईआरटी लाइन है, देखिए क्या लिखा गया, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह हिस्सा, कौन सा हिस्सा, एबव द लेवल ऑफ द कार्टिलिडन, जो कार्टिलिडन के ऊपरी हिस्से पे पाया जाता है। कह रहा है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह हिस्सा जो कार्टिलिडन के ऊपरी हिस्से पर पाया जाता है, एपिकोटाइल कहलाता है, जहां पे प्लूमोल होता है, विच बिकम्स प्लूमोल, जहां पे प्लूमोल पाए जाते हैं। और प्लूमोल किसका डेवलपमेंट करता है, तो सूट का डेवलपमेंट करता है। किसका डेवलपमेंट करता है, सूट का डेवलपमेंट करता है। नंबर 2 पे आइए, यहां पे हाइपोकोटाइल। कह रहा है द एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह हिस्सा, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह पार्ट, वह हिस्सा
ओनली वन एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह हिस्सा जो बिलो द लेवल ऑफ द कार्टिलिडन, जो कार्टिलिडन के निचले हिस्से पे पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। जो किसको रखता है, रेडिकिल को रखता है। इसके पास क्या होता है सॉरी, रेडिकिल होता है, और रेडिकिल से किसका डेवलपमेंट होता है, रूट का डेवलपमेंट होता है। क्लियर हो गया। तो ये डाइकाट में जो कार्टिलिडन है, दो कार्टिलिडन होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एबव हिस्से पे, कार्टिलिडन के ऊपरी हिस्से पे एपिकोटाइल पाया जाता है, और लोअर हिस्से पे जो है हाइपोकोटाइल पाया जाता है। एपिकोटाइल से प्लूमोल का फॉर्मेशन होता है जो सीड का डेवलपमेंट करेगा बाद में, और हाइपोकोटाइल से रेडिकिल का डेवलपमेंट, रेडिकिल होता है, हाइपोकोटाइल को रेडिकिल कहते हैं, जिससे बाद में चल के रूट का डेवलपमेंट होता है। आगे बढ़े। फिर कह रहा है मोनोकाट में, मोनोकाट का जो कार्टिलिडन होता है उसमें वन कार्टिलिडन पाए जाते हैं, जैसे कि आपका व्हीट है, पैडी है, और ये चले जाएंगे, उसके बाद मेज है, उसके बाद आपका जो है गार्लिक है, ओनियन है, इस सभी। तो सीड वाले प्लांट की बात करते हैं, कोकोनट भी मोनोकाटिलिडन में आता है। तो ये सीड वाले पौधे की बात करें तो मोनोकाट के जितने पौधे हैं, जैसे व्हीट है, पैडी है, ठीक। तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये जो होता है इसे स्क्वेटुलम कहते हैं, या ग्रासेस हैं तो स्क्वेटुलम कहा जाता है उनके कार्टिलिडन को। इसमें भी दो हिस्सा होता है, एपिकोटाइल प्लूमोल वाले हिस्से को बनाता है, लेकिन यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, कोलेप्टाइल कहते हैं। इसमें भाषा शैली का अंतर है, कोलेप्टाइल कहते हैं। और ये भी किसका फॉर्मेशन करता है, प्लूमोल का, और प्लूमोल किसका रूट डेवलपमेंट करेगा, शूट का। और हाइपोकोटाइल वही बात है यहाँ, लेकिन क्लोराइजा कहा जाता है, और ये किसका डेवलपमेंट करता है, रेडिकिल का, और रेडिकिल किसका डेवलपमेंट करेगा, और रूट का डेवलपमेंट करता है। बस भाषा शैली का अंतर है, इस भाषा शैली को आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा गया एनसीईआरटी में, मैं पढ़ दे रहा हूं, लिखा गया है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकिल, एम्ब्रियोनल एक्सिस अपने पास क्या रखता है, रेडिकिल को रखता है, ऑन इट्स लोअर सरफेस, यानी हाइपोकोटाइल हिस्से पे, निचले हिस्से पे रेडिकिल को रखता है, जिसे हम लोग जनरली भाषा में जो कवर्ड होता है, रेडिकिल इज कवर्ड बाय एन अनडिफरेंशिएटेड सीड। कह रहा है रेडिकिल जो है एक बिना डिफरेंशिएट होने वाली सीड से ढकी हुई है, जिसे क्लोराइजा के नाम से जानते हैं। रेडिकिल को क्या कहते हैं, क्लोराइजा के नाम से जानते हैं। और ये जो है रूट का डेवलपमेंट करेगा बाद में, सीड में जब जाएगा तो बाद में चल के रूट का डेवलपमेंट करेगा। दूसरा हिस्सा है, कह रहा है कि द टाइप ऑफ द अपर एंड पे, एपिकोटाइल पे एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लूमोल का फॉर्मेशन करता है। इट इज कवर्ड बाय द हॉलो फोलियर शीथ, कह रहा है ये हॉलो फोलियर शीथ से ढका होता है, और ये किसका काम करता है, कोलेप्टाइल कहलाता है, जो प्लूमोलर एक्सिस को बनाता है, और यहां से सूट का डेवलपमेंट होता है। तो ये दोनों आपको याद हो जाएंगे, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगली टॉपिक पे आते हैं। अगला है मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। ओव्यूल और सीड का डेवलपमेंट है, ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट। सीड क्या होता है, कह रहा है सीड इज द आल्सो रिफर्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड क्या है, फर्टिलाइज ओव्यूल से किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। जो ओव्यूल है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। जो सीड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। क्योंकि इसी के लिए तो हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जा रहे हैं, सीड के फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिल जा रहा है, हमको सीड मिल जा रहा है। आगे कह रहा है कि फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द सीड, सीड के कुछ फीचर्स दिए गए जैसे कि एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। एक एक नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं आपसे। कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ द सीड कोट। सीड जो होती है उसके ऊपर क्या क्या पाई जाती है, सीड कोट पाया जाएगा, जिसे हम लोग छिलका कहते हैं, ठीक है। सीड कोट पाया जाता है, कार्टिलिडन्स पाए जाते हैं, मोनोकाट या डाइकाट के हिसाब से कार्टिलिडन पाए जाते हैं। कार्टिलिडन के अलावा और क्या पाया जाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पाए जाते हैं, जैसा कि अभी आप लोग ऊपर पढ़ रहे थे। कह रहा कि अब सीड दो तरह हो सकती है, एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस। पहले नॉन एल्बुमिनस चूंकि लिखा गया, तो नॉन एल्बुमिनस सीड की बात करें, हैव नो रेजिडुअल्स इंडोस्पर्म, इसके पास कोई भी इंडोस्पर्म शेष नहीं बचता है, सभी इंडोस्पर्म का यूटिलाइजेशन हो जाता है। कह रहा है नो रेजिडुअल ऑफ द इंडोस्पर्म, इसके पास कोई भी इंडोस्पर्म बचता नहीं है। क्यों नहीं बचता है, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में इसे पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है। नॉन लिखा ही गया, नॉन एल्बुमिनस, ऐसी सीड जिसमें एल्बुमिनस समाप्त हो, एल्बुमिनस बचा ही ना हो, पूरी तरह से कंप्लीट खत्म हो गया हो, उसे नॉन एल्बुमिनस सीड कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल आप बता दिए कौन है,
पी है और ग्राउंड नट है। इसका एग्जांपल कौन है? पी है और कौन है? ग्राउंड नट है। याद रखिएगा ये एग्जांपल जरूरी, पी है और ग्राउंड नट है। आगे बढ़िए। एल्बुमिनस सीड, ऐसा सीड जिसके डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंप्लीटली समाप्त ना हो, कुछ एंडोस्पर्म बचा रह जाए। चूंकि एल्बुमिनस है, एल्बुमिनस मतलब एल्बुमिनस का होना जरूरी है, एंडोस्पर्म का होना जरूरी, बचा रहेगा ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जैसे कि इसमें कौन है? व्हीट है, मेज है, कैस्टर है, सनफ्लावर है। तो 2-3 लिख लीजिए। व्हीट है, ठीक है, मेज है, और कौन है? कैस्टर सबसे कॉमन एग्जांपल, मतलब एग्जांपल है जब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कैस्टर। तो कैस्टर है, और कौन है? इसके अलावा सनफ्लावर है, सनफ्लावर है। तो ये जो है कैसे हैं? एल्बुमिनस सीड के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है इन सम सीड, कुछ सीड में, सच एस ब्लैक पीपर, कुछ सीड जैसे कि ब्लैक पीपर। देखिए कुछ सीड जैसे कि कौन सी? ब्लैक पीपर। पीपर देखें, ब्लैक पीपर नाम सुने होंगे, ब्लैक पीपर। कह रहा है कुछ काली मिर्च, कुछ ऐसे जो हैं जो ब्लैक पीपर हैं, एंड बीट, चुकंदर वाला, एंड बीट रेमिनेंट ऑफ द न्यूसिलस आर आल्सो परसिस्ट व्हिच इज द कॉल्ड पेरिस्पर्म। कह रहा है इसका न्यूसिलस भी बचा रह जाता है और इसे पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़िए, पेरिस्पर्म कहते हैं। इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल हार्डन, इंटेगुमेंट, अभी इंटेगुमेंट पढ़ रहे थे, जब ओव्यूल पढ़ रहे थे तो ओव्यूल के समय पे, इसको इरेज कर इधर, तब ना ओव्यूल बनेगा। तो जब ओव्यूल पढ़ रहे थे तो ओव्यूल में इधर देखिए, इसे बना देता हूं। जब ओव्यूल पढ़ रहे थे तो इसमें पढ़े थे कि जो ए वाला स्ट्रक्चर था ऐसे बना हुआ था ना, ए वाला स्ट्रक्चर ऐसे बना था, तो ऐसे बनाए थे, कुछ याद होगा ऐसे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इसी से तो किसका फॉर्मेशन होता था, याद होगा ना। इसी से हम लोग, इसे न्यूसिलस कहते थे और इसी को हम लोग इंटेगुमेंट कहते थे। ये हाइलम है और ये माइक्रोपाइलर रीजन है, और ये कौन हो जाता था? ये आपका जो है हाइलम हो गया, और ये जो है ये आपका फनकिल हो गया। तो ये माइक्रोपाइलर। तो कह रहा है ये जो इंटेगुमेंट वाला हिस्सा है, मुझे तो इंटेगुमेंट पे जाना है, इंटेगुमेंट वाला जो हिस्सा है, वह इंटेगुमेंट वाला हिस्सा हार्डन हो जाता है, कठोर हो जाता है, और क्या बनाता है? सीड कोड बनाता है। तो इंटेगुमेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इंटेगुमेंट जो है वह कन्वर्ट हो जाता है सीड कोड में। याद रखिएगा, सीड कोड में कन्वर्ट हो जाता है। इंटेगुमेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़िए। माइक्रोपाइलर, जो माइक्रोपाइलर इंड है, ये दिख रहा है ना, माइक्रोपाइलर इंड, ये जो बचा रह जाता है जहां पे इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता है। उस पीछे पढ़ाया था तो बताया था, ओव्यूल जब स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि माइक्रोपाइलर इंड पे इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता। तो ये माइक्रोपाइलर इंड है। अगला हिस्सा देखिए, कह रहा है माइक्रोपाइलर रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर, छोटे से पोर के रूप में रह जाता है, जहां से सीड कोट में जो क्या काम करता है, यहां से ऑक्सीजन और किसकी, H2O की एंट्री होती है। यही कारण होता है कि जब सीड को आप बाहर रख देते हैं तो वह ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से सीड फूल जाती है। एग्जाम्पल करने के लिए आप क्या काम करिए, चने को भिगो दीजिए। जब चने को पानी में रखेंगे तो कुछ समय के बाद उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, इस समय जैसे फॉग का सीजन है तो आप ले जाइए उसे बाहर में, कोई सीड रख लीजिए, जैसे व्हीट हो, मस्टर्ड हो, कोई भी सीड जो है उसे बाहर में रख दीजिए कहीं जहां पे ओस पड़ रही हो, वहां पे रख के छोड़ देंगे। कुछ देर बाद देखेंगे ना तो वो मॉइस्चर को कंटेन कर लिया, मॉइस्चर कंटेन करने की वजह से फूल गया है। तो वह मॉइस्चर को कंटेन कहां से कर, भाई हार्डन सीट है उसके ऊपर करने, माफ करिएगा, कह रहा है उसके ऊपर इंटेगुमेंट की हार्डन सीट है, वो सीट कोट है, तो वो कहां से एब्जॉर्ब कर रहा है? एब्जॉर्ब करने के लिए जगह ही नहीं है। एक्चुअली में एब्जॉर्प्शन का जो मेन जरिया है वो कहां से हो रहा है? वो जरिया है आपका माइक्रोपाइलर एंड, जहां से ऑक्सीजन भी अंदर जा रहा है और वहीं से पानी भी अंदर जा रहा है। उसी सीड को जब उसमें जर्मिनेट करने के लिए रख देते हैं, चना भिगोते हैं, दूसरे दिन तक जर्मिनेट हो जाता है, तो वहां पे उसे जर्मिनेट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए जो बॉडी की मैकेनिज्म है उसे होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। मिट्टी में ऑक्सीजन पाई जाती है, इसीलिए जब मिट्टी में सीड को बोया जाता है तो खेत को क्या किया जाता है, मिट्टी को पहले लूज किया जाता है। टफ एंड सॉइल पे ऊपर बो के चले आएंगे तो वो आपकी सीड जर्मिनेट नहीं होती, इसीलिए मिट्टी को लूज करते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं, सिंचाई करते हैं, फिर उसके बाद सीड की सोइंग की जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो वहां से कंटेंट से मॉइस्चर ले लेगा, वहां पे ऑक्सीजन, मिट्टी में 46% तक ऑक्सीजन पाई जाती है सॉइल में, तो वहां से ऑक्सीजन पा जाएगा। उसके बाद न्यूट्रिएटिव वैल्यू मिट्टी में सॉइल में होती है तो वहां से न्यूट्रिएंट ले लेगा,
जिसकी वजह से सीड जल्दी से जल्दी किस में आ जाएगा, अपनी वाइटल एक्टिविटी करने लगेगा और वहां से जर्मिनेट करके रूट और शूट का डेवलपमेंट कर देता है। तो कह रहा है जो इंटेगुमेंट है वो तो उसे घेरा होता है, लेकिन माइक्रोपाइलन हिस्से से सीड में क्या इंटर कर जाता है, ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री होने लगती है। ड्यूरिंग सीड मेचुरेशन, जब सीड पूरी तरह से मेच्योर्ड हो जाती है, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम्स रिलेटिवली ड्राई। कह रहा है जब फल तैयार होता है तो उसके वाटर कंटेंट को क्या किया जाता है, सूख जाता है, कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी का परसेंट सीड में कितना होता है, 10 to 15%, 10 से 15% तक ह्यूमिडिटी होती है। और जब सीड को, जैसे देखिए आपके यहाँ जब हार्वेस्टिंग होके आती होगी, सीड देखे होंगे, चाहे पैडी हो चाहे व्हीट हो, तो सीड की हार्वेस्टिंग के बाद उसे पहले सुखवाया जाता है, डायरेक्ट उसको स्टोर नहीं किया जाता है। डायरेक्ट स्टोर करेंगे तो स्टोर करने से क्या होगा, वो सड़ जाएगा, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी है उसमें, अभी नमी की मात्रा ज्यादा, फंगल इन्फेक्शन होगा और सीड जो है कुछ दिन बाद काली पड़ जाएंगी या वो स्मेल करने लगेंगी बैड। इसलिए उसे सुखवाते हैं, फैला करके सुखवाएंगे, जितनी बार उसे सुखवा सकते हैं, जितना अच्छे से सूख जाए, जितना कम वाटर कंटेंट होगा उतने लॉन्ग टाइम तक उसे स्टोर कर सकते हैं। ये ड्राई स्टोरेज होता है। एक होता है कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में तो ह्यूमिडिटी रहती है, लेकिन ये ड्राई स्टोरेज है। ये ड्राई स्टोरेज में जितना अच्छा सीड को सुखवा लेंगे उतना अच्छा उसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जब सीड को स्टोर करने के लिए ले जाते हैं, ह्यूमिडिटी 10 to 15% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर ह्यूमिडिटी का लेवल है तो आपकी सीड में फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं और आपकी सीड जो है बेकार हो सकती है, खराब हो सकती है, काली पड़ सकती है। तो कह रहा है मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 10 to 15% होना चाहिए। Thus generally metabolic activity of the embryonal slow down, जिसकी वजह से इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। जब ह्यूमिडिटी नहीं होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करेगा तो उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं डॉर्मेंसी पीरियड। किस अवस्था में, सुसुप्ता अवस्था में वो जर्मिनेट नहीं करेगा और उसी तरह से सीड को हम बहुत दिनों के लिए रख लेते हैं। लेकिन जैसे उस सीड को हम पुनः जो है क्या दे देंगे, ह्यूमिडिटी दे दें, ऑक्सीजन दे दें, न्यूट्रिएंट दे दें, तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाएगा। सबने देखा होगा आपके घरों पे सीड को जो रखा जाता है, जो सीड को खाते हैं, उसी सीड को सोविंग के लिए भी ले जाते हैं और वहां पे नए पौधे बना लेता है। लेकिन घर में जब रखा गया तो जर्मिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे डॉर्मेंसी में। एक एग्जाम्पल जो मैं बार बार बताता हूँ, सबने सुना भी है, जो लोग देखे हैं पहले से जानते हैं। जैसे जब हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, जैसे मान लीजिए कि रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग अप्रैल में होती है, अप्रैल में मस्टर्ड की हार्वेस्टिंग की गई, अब मार्च एंड अप्रैल में, और जैसे हार्वेस्टिंग की गई, हार्वेस्टिंग करने के बाद कुछ सीड स्प्रेड हो जाती है वहां पे खेतों में। उसके बाद जायद की फसलें ली जाती हैं, जिसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आता है, जिसे हम लोग कहते हैं जो है ये फसल आ गई जायद की फसलें। अभी जायद की फसल के लिए खेत में कल्टीवेशन किया गया, इरिगेशन किया गया, लेकिन एक भी मस्टर्ड के, व्हीट के प्लांट आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद खरीफ क्रॉप की खेती की जाती है। खरीफ क्रॉप का जब वो करते हैं, पैडी लगाते हैं, तो उसमें फिर हार्वेस्टिंग होता है, फिर इरिगेशन होता है, लेकिन एक भी व्हीट या मस्टर्ड के पौधे दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन जैसे ही खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है, रबी क्रॉप के सीजन के लिए इरिगेशन किया जाता है, सिंचाई करते हैं खेत की, तुरंत आपको सरसों के पौधे खेतों में दिखने शुरू हो जाते हैं, गेहूं के पौधे दिखने शुरू हो जाते हैं। ये सीड कहाँ थी, ये सीड उसी मिट्टी में पिछले 7-8 महीने से प्रिजर्व है और किस कंडीशन में, डॉर्मेंसी पीरियड में पड़ी हुई है। और जैसे इसका फेवरेबल कंडीशन आया, इसका टेम्परेचर, इसका मॉइस्चर मिला, इसने क्या काम किया, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया और जर्मिनेट करके एक नए सरसों का पौधा बना लेता है। सबने देखा होगा, सरसों कॉमन है, जैसे गेहूं, धान और भी बहुत सारे, बथुआ, ये सब बहुत सारी चीजें देखे होंगे जो इस तरह से जर्मिनेट करते हैं। तो ये एक मेथड है जिसमें सीड अपनी डॉर्मेंसी पीरियड में पड़ी हुई है। ठीक, आगे बढ़िए। ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फेवरेबल कंडीशन, वही बात मैं बता रहा था, जब तक वो डॉर्मेंसी पीरियड में रहेगा, जब तक उसके फेवरेबल कंडीशन ना आए, उसकी इच्छा अनुसार सीजन ना आए, तब तक वो ऐसे पड़ा रहेगा। सीड जर्मिनेट एंड, और जैसे उसका फेवरेबल कंडीशन आया, सीड क्या करेगी, जर्मिनेट कर जाएगी एंड लेटर डिस्प्रेड ऑफ द एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट, और उसको बायोटिक और एबायोटिक एजेंट के द्वारा इधर से उधर फैला दिया जाता है। सीड है फॉलोइंग एडवांटेज, सीड के कुछ एडवांटेज है। कौन कौन सा एडवांटेज है, पहला देखिए, सीड हेल्प टू द स्पीसीज टू स्प्रेड इन अदर एरिया बाय द डिस्पर्सल। कह रहा है बिखेरने की विधि से सीड को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे सोइंग मेथड होता है तो उसमें हम इसका उपयोग कर लेते हैं।
दे जनरेट न्यू कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू द वेरिएशन। कह रहा है सीड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, तो दो कॉम्बिनेशन से बना है, जिसकी वजह से ये एक बेहतरीन प्रोडक्शन में आ जाता है, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर सकता है, वेरिएशन लाता है अपने पिछले स्पीसीज की तुलना में, अपने पिछले पूर्वज की तुलना में वेरिएशन लाता है, जो जरूरी होता है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए। दे आर यूजली टू द फेवरेबल ऑफ द सीजन, ये सीजन पे डिपेंडेंट होते हैं। जायज सी बात है कि रबी क्रॉप के सीजन में जर्मिनेट करेगी, खरीफ क्रॉप के सीजन में जर्मिनेट करेगी। अगर आउटर सीजन में जर्मिनेट भी कर जाएंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग से पहले ही वो सूख जाएंगे, मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है आपका, नहीं अभी दो टॉपिक है। एक है पहले फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। बताइए फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होता है, तो सब लोग जानते हैं, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। 10th में पढ़ के आए हैं, 7th में पढ़ के आए हैं, तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। अगर किसी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, तो यह कंडीशन कहलाता है ट्रू फ्रूट। वह फ्रूट क्या कहलाता है, ट्रू फ्रूट्स कहलाता है। जैसे कि मैंगो है, ग्रेप्स है, ठीक है, अगर किसी ग्रेप्स है, मैंगो है, ये सब कुकुम्बर फैमिली के जितने सदस्य होते हैं ये सब। लेकिन अगर कह रहा है कि किसी कंडीशन में ओवरी के अलावा, किसी कंडीशन में ओवरी के अलावा प्लांट के सेपल पेटल थैलमस किसी और पार्ट से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे फ्रूट को हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि आपका एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैशनट है, ये सभी क्या है, थैलमस से डेवलप होने वाले हैं। यही कारण है कि इन्हें हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एप्पल किस में आता है, फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है। ठीक, इसके बाद थर्ड है आपका जो है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये कहता है दीज फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे फ्रूट का डेवलपमेंट हो जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट हो, ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन हो ही ना और फ्रूट बन जाए। आपने देखा होगा उसको, क्या नाम है, बनाना का पौधा, तो बनाना, केला में, तो केला बनाना में आपने देखा होगा कुछ ऐसे पौधे होते हैं, इसमें से इसकी जब फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है तो यहां से एक एक लेयर्स बनती हैं और इसी लेयर्स में से केला निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, लास्ट में जब ये पहुंचता है तब यहाँ छोटे छोटे फूल खिलते हैं, तो फूल तो बाद में खिल रहा है, उसके पहले ही सीड बन जा रही। तो जब उसके माफ करिएगा, उससे पहले ही फ्रूट बन जा रहा है, फ्लावर तो बाद में आ रहा है, उससे पहले जो है फ्रूट का डेवलपमेंट हो जा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ। ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक, फास्टिंग वाले ध्यान दें कि ट्रू फ्रूट्स आपके पास मैंगो है जो है, उसके बाद आपके पास ग्रेप्स है, कुकुम्बर फैमिली के जो सदस्य हैं वो है। जो फॉल्स फ्रूट है एप्पल है, जो है जो एप्पल खाते हैं फास्टिंग में वो जानने को झूठा फल खा रहे हैं। उसके बाद स्ट्रॉबेरी है, ये भी झूठा फल है, और उसी के साथ साथ कैशनट है यानी काजू जो है वो भी आपके झूठे फल के अंतर्गत आती हैं। ठीक, वैसे फास्टिंग में आप सब दबा के खाते हैं, वो एक अलग का मैटर है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जैसे बनाना है, ये पार्थिनोकार्पिक है क्योंकि फ्रूट पहले डेवलप हो गया है, फर्टिलाइजेशन बाद में हो रहा है। तो फ्रूट पहले ही बन गया, फर्टिलाइजेशन बाद में होता है, इससे अच्छा विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पिक। और यही चीज जब पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगी तो किसमें होगी, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज, किसी ऑर्गेनिज का डेवलपमेंट हो बिना फर्टिलाइजेशन के, वह क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। हनी बी वाला एग्जांपल पढ़ेंगे हेरिडिटी वाले चैप्टर में, तो वहां पे आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लास्ट है एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रियनी। आसान है एपोमिक्सिस, यहां पे सीड का डेवलपमेंट होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो कह रहा है कि इट इज द फॉर्म ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज यूजफुल फॉर द हाइब्रिड इंडस्ट्री ऑफ द ग्रासेस, ये ग्रासेस में होता है। कह रहा है द मोड ऑफ द एपोमिक्टिक सीड, इसमें सीड का फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन के, तो ये सीड बन जाती है, इसे एपोमिक्टिक सीड भी कहा जाता है, एपोस्पर्मी कह सकते हैं, ठीक है, या एपोमेक्टिक सीड के नाम से जाना जाता है। पॉलीइम्ब्रियनी कह रहा है कि इज द प्रेजेंस ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो, किसी सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, किसी सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, एक प्लांट का एक विशेष कैरेक्टर है। लेकिन याद रखिए कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, लेकिन सर्वाइव एक ही करता है। जर्मिनेट बहुत से होंगे लेकिन सर्वाइव एक करता है। ये होता है आपके जितने भी सिट्रस फैमिली के सदस्य हैं। सिट्रस फैमिली में कौन कौन सा आता है,
जैसे कि नींबू है, मौसमी है, कीनू है, ये सब जो है, संतरा है, ये सब किस में आ जाते हैं? सिट्रस फैमिली में आ जाते हैं। चाहे वो लेमन हो, चाहे आपका ऑरेंज हो, चाहे आपका कीनू हो, ये सभी किसमें? सिट्रस फैमिली में। इस फैमिली की जो सीड होती है, उस सीड में एक साथ कई एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसे पॉली एम्ब्रियो कहते हैं। लेकिन इसमें से सरवाइव एक ही करेगा, बाकी एम्ब्रियो सरवाइव नहीं करते हैं, तो ऐसी घटना को पॉली एम्ब्रियो कहते हैं। सिट्रस फैमिली में होता है, मैंगो में भी ऐसा होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है। Some of the nuclear cells surrounded by the embryonal cell start dividing protrude of the, वही बात है कि एक का डेवलपमेंट होगा, बाकी का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये इतनी टॉपिक हमारे कोर्स का हिस्सा थी। हमने एक एक करके सभी टॉपिक पे चर्चा किया है। जितना आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया उससे ज्यादा हमने आपसे बताया है। हमने एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ पढ़ के आपको इंडिकेट कर दिया कि कितनी चीजें आपको उस एनसीईआरटी से याद रखनी। अब मामला है आपका प्रैक्टिस का, तो इस चैप्टर की प्रैक्टिस होगी, दूसरे चैप्टर की क्लास चलेगी। तो अगली वीडियो जो है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग से आपको मिलने वाला है। तो ह्यूमन बीइंग का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले उसमें पढ़ेंगे, यानी मेल फीमेल ऑर्गन को पढ़ेंगे। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस पढ़ेंगे। उसके बाद उनका जो है फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहुंच जाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी तो 4 ही 5 टॉपिक है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग से प्रश्न आता नहीं, फैमिली प्लानिंग को छोड़ देंगे। उसके बाद उसमें जो है एसटीडीएस है, मेन टॉपिक में आ जाता है। और उसके बाद बर्थ कंट्रोल है, बर्थ कंट्रोल को लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट वाले चैप्टर में बर्थ कंट्रोल, डेथ कंट्रोल को। उसके बाद आईवीएफ है, आईवीएफ को पढ़ेंगे पूरा, मतलब जो ये इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाले 6-7 पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। और कुछ उसमें लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, तो लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे। यह यूनिट आप मान के चलिए कि आपकी जो है इस दिसंबर के या 3, 4, 5 जनवरी तक आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा। पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड यूनिट भी आपकी 10 से 15 जनवरी तक आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड यूनिट आपकी जनवरी के लास्ट तक, थर्ड और फोर्थ यूनिट आपकी जनवरी के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों यूनिट आपकी जनवरी के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगी। बस आप चैनल को देखते रहिए, अपने मित्रों तक पहुंचाते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय।